नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी न्यूज पर 5 की पंचायत। मैं हूं लालचंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है पंचायत का। और आज के पंचायत में एक ऐसा मुद्दा जो कहीं ना कहीं दबा हुआ था, या यूं कहिए कि करीब 1 दशक से दबा कर रखा गया था, लेकिन वो निकल आया। और जब वो निकल करके आया है तो उसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्होंने बवाल खड़े कर दिए। और ये बवाल उस पार्टी के अंदर, बात कांग्रेस पार्टी की कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। और हम बात कर रहे हैं जो कर्नाटक में जाति गणना रिपोर्ट, जिसकी गाये बगाए चर्चा होती रहती है, क्योंकि जाति गणना को कांग्रेस ने मुद्दा बनाने की कोशिश की है, राहुल गांधी बार बार बोलते रहते हैं। तो प्राय वो सवाल चला जाता है 10 साल पीछे, कर्नाटक में जब सिद्धारमैया की पहली सरकार बनी थी और उस पहली सरकार ने एक जाति गणना, एक सर्वेक्षण करवाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं की। तो वो रिपोर्ट अब जब कांग्रेस का गुजरात के अहमदाबाद में महाधिवेशन हुआ तो सिद्धारमैया पर दबाव पड़ा कि भाई जरा वो रिपोर्ट तो लाइए, हम जाति गणना की बात दूसरी जगह जाकर करते हैं, रिपोर्ट अपनी सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो वहां से कुछ बातें उस रिपोर्ट की सामने आई हैं, और रिपोर्ट की जो वो बातें आई हैं उसी से ये सवाल उठे हैं कि क्या संविधान की कॉपी लहराने वाले संविधान के ऊपर सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट में कई जगह पर तुष्टीकरण की बातें हैं। कर्नाटक सरकार पर तो ऐसे ही तुष्टीकरण के बहुत सारे आरोप हैं, लेकिन यह जो रिपोर्ट है इसमें फिर बात वहां जाती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस, इंडी गठबंधन, विपक्षी SC, ST, OBC का आरक्षण कम करके तुष्टीकरण के तहत धार्मिक आधार पर आरक्षण दे देंगे। और यही बात इस रिपोर्ट में है। इसीलिए आज यह सवाल उठ रहा है कि क्या तुष्टीकरण से इतना प्यार है कि संविधान पर हो रहा प्रहार है, और खासतौर पर तब जब आप दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि यह संविधान को खत्म कर देंगे। तो क्या कहीं यह एक रणनीति है जिसे हम कहते हैं कि दूसरा हमारे ऊपर आरोप लगाए उससे पहले हम आरोप लगा देते हैं आगे बढ़कर, जबकि खुद वो काम कर रहे हैं। और ये देखिए, मौका जरा देखिए, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, और उनके जयंती के मौके पर यह बातें आई हैं। बाबा साहब अंबेडकर संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। संविधान सभा ने इस पर व्यापक विचार विमर्श किया था और तय किया था कि धार्मिक आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जाएगा। जो आर्थिक और सामाजिक भेदभाव रहे हैं सिर्फ उसी आधार पर आरक्षण होगा। लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया है। पहले इस तरह की बातें पश्चिम बंगाल में भी थी, कर्नाटक में भी आ गई हैं। OBC की लिस्ट में 2B नाम से एक कैटेगरी बना दिया है, और उसमें एक समुदाय, और मैं नाम लेकर कहूं तो मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों को उसमें शामिल कर दिया है। तो बात तो फिर वही हुई, आप धार्मिक आधार पर ही आरक्षण दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस के इस रवैये पर हमला बोला है। पहले प्रधानमंत्री की बातें आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर ने जो सपना देखा था, सामाजिक न्याय के लिए संविधान में जो व्यवस्था की थी, उसको भी पीठ में छुरा भोंककर उस संविधान के उस प्रावधान को तुष्टीकरण का माध्यम बना दिया। अभी आपने भी समाचारों में सुना होगा, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने टेंडर में भी अब SC, ST, OBC के अधिकार छीन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया, जबकि संविधान में बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ शब्दों में चर्चा में कहा था
कि संविधान में कतई धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। 2013 के आखिर में, आखिरी सत्र में कांग्रेस ने इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। तो बड़ा हमला प्रधानमंत्री ने बोला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2024 का आम चुनाव हो रहा था तो उस समय भी बोला था कि ये SC ST OBC का आरक्षण कम करके तुष्टीकरण के तहत उधर देना चाहते हैं। और उन्होंने आज भी बोला कि संविधान की ऐसी तैसी कर दी इन लोगों ने। लेकिन इस पर क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है और किस तरह से इस पर राजनीतिक बयान आ रहे हैं? कांग्रेस के अंदर भी इसको लेकर दो मत हो रहे हैं, इस रिपोर्ट को लेकर के। तो जरा पहले उन बयानों पर नजर डाल लेते हैं, फिर पंचायत को आगे बढ़ाएंगे। Why should we snatch from anyone? Nothing. Opportunity has been given to everyone. Everyone can have. But the parliament member of Bangalore City said that they are only fit for making a puncher, no? Puncher. They doesn't have anything in their heart. They will use it only for puncher. We want them not to make puncher. We want them to make buildings also. The Congress party in Karnataka is trying to divide and rule, as it has always done. Divide the Hindus, unite its voter bank. And to unite its voter bank, it is now proposing, its panels are proposing that the Muslim reservation should be doubled up. From 4%, it should go to 8%. Can religious-based reservation be given? And instead of ending this reservation, they are doubling it. This shows that they do not care for Ambedkarji's Samvidhan. They have cut down the reservation of SC, ST, OBC community in AMU and in other universities, and they have given it only to the Muslims. For the sake of one vote bank, they can go to any extent. They can even go and oppose Ambedkarji. And this is the same DK Shivakumar who has said, I will amend the constitution to give the illegal, unconstitutional Muslim reservation. This is their true mindset. Government in the center or the BJP over here are not guided by their own manifestos or anything. They are guided by RSS. They are stooges of RSS. And they will do and dance to the tune of RSS. And in RSS philosophy or ideology, there is no equality. There are a lot of sections of the society that are eliminated in their thought process. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಲಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶಿವನ್ನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಿಂಗನೇ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಒಕ್ಕಲಿಗರು ನಮಗಿರೋದೇ ಒಂದೇ ಮಠ, ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ ಐತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಕೂಡು ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಕೂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಸರ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಹುತ್ತಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸರ್ಪ ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಇಲ್ಲಿ KM ನಾಗರಾಜ್ ದತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಳ್ಳಿಕಾರು ಒಕ್ಕಲಿಗರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಕ್ಕಲಿಗರದು ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. तो आपने देख रहे हैं कितने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं जब से इस रिपोर्ट की कुछ बातें सामने आई हैं, और जब आधिकारिक तौर पर इस रिपोर्ट की सारी बातें सामने आएंगी तो और भी कुछ बातें उठ सकती हैं. इसीलिए आज हम इस पर पंचायत कर रहे हैं, और आज पंचायत में हम 5 प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट पर क्यों मचा है बवाल. तो कर्नाटक की जो ये जाति गणना रिपोर्ट है, इस पर क्यों बवाल हो रहा है दोनों तरफ से. और आज मौका भी है, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर हो रहा है. दूसरा सवाल कि जाति गणना के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेला जा रहा है क्या, और क्या इसी मकसद से जाति गणना की बात कही जा रही थी 2024 के चुनाव से लेकर अब तक. सवाल नंबर 3 कि बाबा साहब के संविधान के साथ क्या किसी तरह से धोखे से छेड़छाड़ की जा रही है. पश्चिम बंगाल में भी ऐसा मामला आया था जिसमें ओबीसी की लिस्ट में बड़ा छेड़छाड़, और अब कर्नाटक से इस तरह की बातें आ रही हैं. और सवाल नंबर 4 कि SC ST OBC की लिस्ट में घुसपैठ. आपने सुना होगा कि घुसपैठ जो है लोग बाहर से आकर के करते हैं, यहां तो लिस्ट में घुसपैठ है. आरक्षण देने के लिए लिस्ट में ही घुसपैठ करा दी गई. और अंतिम और 5वां सवाल कि संविधान की कॉपी अक्सर लहराने वाले ही क्या उड़ा रहे हैं संविधान की धज्जियां. यह बड़ा सवाल है, और इन्हीं सवालों पर आज हम 5 की पंचायत करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले वीरेंद्र कुमार, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, उनके बयान को सुन लेते हैं. करने वाले आदरणीय वी सतीश जी, हमारे पूर्व साथी सोम प्रकाश जी भी यहाँ पर हैं, हमारे सांसदगण भी हैं, पूर्व सांसदगण भी यहाँ पर उपस्थित हैं. यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानीय देवियों एवं सज्जनों, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व की और सम्मान की बात है कि आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 135वीं जयंती मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं. अभी जब मुझसे पूर्व सम्मानीय मेघवाल जी का मैं उद्बोधन सुन रहा था, बहुत ही सारगर्भित और तार्किक ढंग से उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर रखे. मकवाना जी ने भी बहुत अच्छी बात यहां पर रखी. बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन मात्र नहीं थे, बल्कि वे संविधान के मुख्य शिल्पकार, भविष्य दृष्टा, दूरदर्शी समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कितने तरह की संज्ञाओं से उनको संबोधित किया जाए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे. आज हम जिस संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे वर्ष को संविधान गौरवशाली यात्रा के रूप में मनाए जाने का जो अभियान सारे देश में चल रहा है, मेरे साथियों ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी. आप सब लोग अलग अलग अंचलों से यहां पर आए हैं. संविधान ने हमको सब कुछ दिया. मकवाना जी बहुत सही बात बता रहे थे कि बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के कारण ही
कितने पहले, बरसों पहले जब संविधान की रचना की गई तो हमारे देश का संविधान बनने के पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का संविधान चलता था। जब बाबा साहब ने संविधान की रचना के लिए प्रारूप समिति के चेयरमैन होने के नाते जब उसको आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली में ही 26 अलीपुर रोड पर हमें से पता नहीं कितने लोग गए, कितने लोग नहीं गए, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन की अंतिम सांस वहां पर ली थी। उस स्थान पर बैठकर उन्होंने संविधान की सारी रचनाओं को लिपिबद्ध करने का काम उनके द्वारा किया गया था। एक बार वहां पर जरूर जाइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, उस संग्रहालय पर जरूर जाइए। उस संग्रहालय पर जाकर आप देखेंगे कि जन्म से लेकर और संविधान की रचना करने तक बाबा साहब ने इस सारी यात्रा में जो संघर्ष किया, अपमान को भी झेला, साथियों का साथ मिला तो विरोधियों के विरोध को भी झेला। सारी यात्रा आज हमारे सामने बाबा साहब अंबेडकर जी केवल हम सब के लिए ही गौरव के लिए नहीं, गौरवशाली नहीं है। हम उनकी 135वीं जयंती पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी इन सारी सीमाओं से परे ऊपर उठकर हिंदुस्तान की सीमाओं से भी बाहर जाकर आज पूरे वैश्विक स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाए जाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने जो सामाजिक समता, समरसता, समावेशन का जो संदेश दिया, स्वयं अनेक कष्टों से गुजरने के बाद समाज के प्रति उनका जो दृष्टिकोण था कि हमारा देश कितना पुराना देश है, जितना पुराना देश हमारा, उससे ही कहीं पुराना हमारे यहां का जीवन भी उतना ही प्राचीन है। हमारे यहां देश की ज्ञान का, विज्ञान का, भौतिक संपदा का, धन का सदैव विदेशियों के लिए एक आकर्षण रहा। और यह सीधा प्रसारण आप नई दिल्ली के भारत मंडपम से देख रहे थे। और आज जैसा कि हमने बताया कि आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है और आज इस मौके पर हम ये जो पंचायत कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के साथ छेड़छाड़ पर ये हमारी पंचायत है। और ये याद कीजिए, ये सवाल अभी का नहीं है, ये सवाल तो जो पिछला लोकसभा चुनाव हो रहा था उसमें जैसा कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ये आशंका व्यक्त की थी। तो क्या उनकी आशंका सच साबित हो रही है? कर्नाटक की रिपोर्ट जो लीक हुई है उससे तो यही बात लग रही है। लेकिन जरा एक बार सुनिए कि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले कहा क्या था इस मुद्दे पर। जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वादा करो, लेकिन वादा क्या करेंगे, वहां तो कुछ और मंशा है। आज इसी पर चर्चा करने के लिए, पंचायत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ रहा है और पैनल से परिचय करवाता हूं आपका। धनंजय गिरि जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत धनंजय जी। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत विजय जी।
समीर चौगांवकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत डीके दुबे जी आपका भी। मैं शुरुआत समीर जी से करता हूं। समीर जी, अभी मैंने आप लोग जब जुड़े उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री का करीब 1 साल पुराना एक संबोधन सुनवाया, जिसमें आम चुनाव 2024 के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह आशंका व्यक्त की थी कि ऐसा हो सकता है, और कांग्रेस को चुनौती दी थी कि वो कहे कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। आज जो कांग्रेस के महाधिवेशन से, कर्नाटक की जाति गणना की रिपोर्ट से जो बातें सामने आ रही हैं, वो तो यही लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे थे वो आशंका सही थी। लालचंद जी, आपने देश के प्रधानमंत्री मोदी का 1 साल पहले दिया हुआ जो भाषण, उसके अंश सुनवाए, तो उम्मीद कर रहा था कि आप पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उस अंश को भी आप सुनवाते, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो इससे साफ हो जाता कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। उस वक्तव्य में साफ था कि देश के हर संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का होगा। और जब अब स्वर्गवासी मनमोहन सिंह ने जब ये कहा था, तो ये स्क्रिप्ट 10 जनपद से लिखकर आई थी कि आपको ये कहना है। तो तय था कि जब भी कांग्रेस की सरकार तो केंद्र में रहेगी या राज्यों में रहेगी, तो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करेगी, मुसलमानों को देश के संसाधन देने का काम करेगी, मुसलमानों को जो SC/ST का आरक्षण है वो काट कर देने की कोशिश करेगी। अब इसमें कोई नई और छुपी हुई बात नहीं है। पहले जरूर लगता था कि क्या कांग्रेस ऐसा करेगी, कांग्रेस के प्रवक्ताओं से पूछा जाता था, कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाता था कि क्या जवाब होगा। अब ना पूछने की जरूरत है ना उनके जवाब की जरूरत है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की राजनीति अब किस दिशा में बढ़ गई है। और राहुल गांधी जिस तरीके से वक्फ बिल पर खुल के समर्थन करते हैं, इनके 2 बड़े सांसद, एक तो इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा में पार्टी का पक्ष रखते हैं, और इमरान मसूद जो लोकसभा में पार्टी का पक्ष रखते हैं, किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि 24 घंटे सत्ता में आते हैं वक्फ बिल को बदल देंगे। तो ओवैसी साहब तो कहते हैं कि 5 घंटे के लिए या 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सत्ता में आना दो, 24 घंटे के अंदर आप वक्फ बिल को बदल देंगे। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा कांग्रेस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है। और मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से जो दंगा हुआ है और एक पिता पुत्र मूर्ति बनाने वालों को मारा गया है, क्या राहुल गांधी का एक ट्वीट उसके संदर्भ में आया है? भाई ये बहुत दुखद है। क्या राहुल गांधी ने किसी प्रतिनिधिमंडल को वहां भेजा है? क्या प्रियंका गांधी ने इस संदर्भ में कोई ट्वीट किया है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कहते थे क्या कुंभ में मनाकर गरीबी दूर हो जाएगी, उनको लगता है कि देश के संसाधनों को मुसलमानों को देकर इस देश में सारा सब कुछ मुस्लिमीकरण करना चाहते हैं। लेकिन वो बदल गए हैं, भूल गए कि अब 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब बिल्कुल ठीक है। मैं जरा एक बेसिक सवाल लेकर के, विजय जी, ये बात कही जा रही थी, ये बात आपको चुनौती दी जा रही थी कि आप जरा कहिए कि हाँ ठीक है, हम SC/ST OBC का आरक्षण लेकर के नहीं देंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट से बातें आ रही हैं, जिसमें कि कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी विरोध है, उनका भी कहना है कि आपने वोकालिगा, लिंगायत सबको एकदम साइडलाइन कर दिया और 2B नाम से एक लिस्ट बना करके पिछले दरवाजे से वही काम किया जिस चीज के लिए बाबा साहब आंबेडकर ने मना किया था। और आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती है। विजय जी, संविधान की कॉपी लहराने से क्या संविधान की रक्षा होगी? कॉपी लहरा करके इस तरह संविधान में लिस्ट में घुसपैठ करने से संविधान की रक्षा होगी? विजय जी, देखिए, संविधान की रक्षा सभी का कर्तव्य है और वर्तमान समय में इसकी जिम्मेवारी केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर है, क्योंकि वो देश की सत्ता में आसीन है। पहली बात। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार संविधान विरोधी कार्य कर रही है, तो आपको अधिकार है कि आप हमारी सरकार को बर्खास्त कर दीजिए। किसने रोका है? माफी के साथ इस समय रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, दक्षिणी परगना में वक्फ कानून के विरोध में, नए कानून के विरोध में हिंसा भड़क गई है।
वक्फ कानून के विरोध को लेकर हिंसा भड़की है दक्षिण परगना में। ये भानगर में ये हिंसा की घटना की खबरें आ रही हैं। इसके पहले मुर्शिदाबाद से हिंसा की खबरें आई थी, मालदा से, मुर्शिदाबाद से। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में भी हिंसा हुई थी। आपको याद होगा कि वहां पर जो केंद्रीय बल है उसको तैनात किया गया है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर। अब दक्षिण परगना में भी हिंसा की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना से। नए वक्फ कानून के विरोध में हमारे संवाददाता कलकत्ता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ। प्रसेनजीत दा फोन लाइन पर है हमारे साथ। प्रसेनजीत दा, पहले भी ये बात कही जा रही थी कि पश्चिम बंगाल में ये बात सिर्फ मुर्शिदाबाद की नहीं है, ये बात तो कई इलाकों की है, और अब वो बात सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जरूरत पड़ी थी कि केंद्रीय बलों की तैनाती की गई हाईकोर्ट के आदेश पर, अब ऐसी जरूरत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पड़ सकती है। प्रसेनजीत दा, लालचंद, देखिए ये सुनने में दक्षिण 24 परगना है, लेकिन हकीकत में ये कोलकाता है। ये जो भांगड़ जो जगह है दक्षिण 24 परगना की, ये कोलकाता पुलिस के दायरे में है। और जो कोलकाता को जानते हैं वो अगर साइंस सिटी को जानते हैं तो साइंस सिटी से सिर्फ 15-20 किलोमीटर दूरी पर है। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि ये कानूनन दक्षिण 24 परगना, लेकिन ये दंगाई ने आज जहाँ पे इस सब कुछ उपद्रव किए हैं वो कोलकाता के बीच ही किए हैं। पुलिस ने जब इन लोगों ने बासंती रोड बोल के है, जिन लोगों को सुंदरबन के बारे में पता है, कोलकाता से सुंदरबन जाने की एक रास्ता है साइंस सिटी की बाजू में से, इसको बासंती रोड कहते हैं सुंदरबन जाने की। उसी रास्ता को रोक के रखे थे इन लोगों ने और काफी घंटों तक रोक कर अपना तथाकथित विरोध जता रहे थे। जब पुलिस ने इसको इन लोगों को तितर बितर करने की कोशिश किया तब वायलेंस होने लगे और पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा इन कई हजारों लोगों को वहां से हटाने के लिए, रास्ता को खाली करने के लिए। तो इसीलिए आप जो कह रहे थे अपने जो शुरुआती पर टिप्पणी पर कि हाँ सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं कई कई जगह पर इसकी वक्त को लेकर अभी भी जो है हिंसा जारी है और छुटमुट का हिंसा कब बहुत ज्यादा आकार ले लेंगे इसके बारे में किसी को पता नहीं, सब लोग डरे हुए हैं। लालचंद, अभी वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है प्रसेनजीत दा? क्या पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में तो पुलिस की रवैये की बहुत आलोचना हुई थी। वहां पर जहां की खबर आप दे रहे हैं कि ये कोलकाता के बिल्कुल पास है, कोलकाता पुलिस के दायरे में है, वहां से क्या खबर है? क्या पुलिस ने काबू कर लिया है? किसी तरह से फिलहाल पुलिस ने इस जगह को काबू कर लिया है, लेकिन यहाँ पे भी वो जो डेमोग्राफी है उसी तरह की डेमोग्राफी है जो सूती या शमशेरगंज या धुलियान का डेमोग्राफी के बारे में हमने बात किया है कि जहाँ पे जो पूरे देश में अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं वो इस सब जगह पे मेजॉरिटी है। तो और ये जो एक ही मुस्लिम और इस्लामिस्ट पार्टी है पश्चिम बंगाल में जो ISF जिसका नाम है, वो ISF का एकमात्र जो विधायक है वो इसी भांगड़ से है, इनका नाम है नौशाद सिद्दीकी। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ का डेमोग्राफिक कैरेक्टर क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए रास्ता खाली कर दिया गया, फिलहाल के लिए स्थिति काबू में है, लेकिन ये काफी चिंताजनक है कि कोलकाता की पुलिस के दायरे में और कोलकाता के इतने नजदीक इस तरह की वायलेंस। लालचंद, प्रसेनजीत दा, आप जैसा बता रहे हैं इस हिंसा के पीछे सड़क जाम और उसमें पुलिस ने सड़क जाम खुलवाने की कोशिश की थी। तो जरा कुछ ही दिन पहले जो ममता बनर्जी सरकार के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी ने बयान दिया था कि हम तो 50 जगह पर जाम करवा देंगे पूरे कोलकाता को। क्या इस जाम को उन सिद्दीकुल्ला चौधरी के बयान से जोड़कर देखा जाए कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है? जो बयान दिया था उस पर काम भी करना शुरू कर दिया है? हाँ बिल्कुल अब जोड़ के देख सकते हैं ये, क्योंकि देखिए जो कुछ भी हो रहा है पिछले कई दिनों से पश्चिम बंगाल में, मैं कह रहा हूं कि इसमें पूरी तरह से जो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी इन लोगों का मदद हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि अभी हाथ से निकल गया है, लेकिन अगर वो भी है तो ये भी पुलिस
और शासन और प्रशासन दोनों का ही नाकामी मानना चाहिए। फिलहाल ये खाली हो गया है, लेकिन ये रास्ता जैम करने का जो थ्योरी है या जो चुनौती है, वो थ्योरी और चुनौती अभी लागू होने को देख रहा है हम लोग यहाँ पे लालचंद जी। प्रसेन जी, उसके बारे में सत्ताधारी पार्टी का नेता कहता है कि अगर उस कानून के तहत भी वक्फ की संपत्ति पर नजर डाली तो आंख निकाल लेंगे। ऐसे बयानों की भी भूमिका होती है इस तरह की हिंसा में, इस तरह के दंगे में और दंगाइयों का मनोबल बढ़ाने में। बापी मंडल, ये जो सांसद की बात आप कह रहे हैं, ये इसी दक्षिण चौबीस परगना की सांसद है, जिन्होंने कल इस तरह से बताए थे कि आंख निचोड़ लेंगे या नहीं तो जवान काट लेंगे, ऐसा कुछ बताए थे, जो शायद ब्रॉडकास्ट मीडिया में हम बोल भी नहीं सकते। तो ये तृणमूल का ही सांसद है। ये कल जाके जब सांसद फिर से सत्र शुरू होगा, ये संसद के अंदर बैठेंगे और वहां जाके डेमोक्रेसी की बात करेंगे और बड़े बड़े बातें करेंगे। तो जब इसमें क्या कहते हैं, किसी स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग में जो बातें कहा जाता है, मैं मानता हूँ वो सच बात है, वो अंदर की बात है, वो पार्टी का बात है। और संसद के अंदर इस तरह के लोग जिस तरह जब बात करते हैं तो वो बनावटी बात करते हैं। तो ये मेरा कहना है, ये संसद का गरिमा तो मैं नीचा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इस तरह के राजनीतिक दल, इनका ऐसा ही राजनीति का तरीका है कि स्ट्रीट कॉर्नर में जो अपने टारगेट ऑडियंस है उसके सामने सही बात बताए और संसद में जाके पूरे देश के सामने अपने आप का एक दूसरा छवि लाने के लिए कुछ बनावटी बातें करते रहते हैं। तो इनको पता चला, इनकी इस बातों से हमें पता चला कि तृणमूल के अंदर क्या किस तरह की मंशा अभी फिलहाल है कि अगर वक्फ की संपत्ति का एक आंकड़ा बनाने की कोशिश करे, मैपिंग का कोशिश करे, सर्वे का कोशिश करे, तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से चुनौती दे दिया कि हम जवान काट लेंगे, नहीं तो आंखें निकाल लेंगे। जी, कोलकाता के भांगर रोड की यह घटना है। अभी कोलकाता के बाकी इलाकों से क्या खबरें हैं प्रसेनजीदा? क्योंकि जिस तरह की धमकी सिद्दीकुल्ला चौधरी ने दी थी, क्या कोलकाता के बाकी इलाकों से भी इस तरह की हिंसा की खबरें आ सकती हैं? और क्या कोलकाता पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई बयान आया है क्या? नहीं, कोलकाता पुलिस की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा लालचंद कि आज संक्रांति है और कल पहला बैसाख है। आप जानते हैं ये पहला बैसाख बंगालियों के लिए एक ऐसी त्योहार है जो त्योहार दुर्गा पूजा जैसा है, जो त्योहार बाकी पूजा जैसा है, ये बंगाली संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे समय में लोगों की मन में जो उत्साह देखना चाहिए था, जो जोश देखना चाहिए था, वो देख नहीं पा रहा हूँ। ये एक संकेत है कि किसी ना किसी जगह पर लोगों की मन में एक डर बसा हुआ है कि अगर मैं रास्ते पे निकलूं, मार्केटिंग करके निकलूं, नया कपड़ा खरीदने के निकलूं और कुछ हो जाए तो हम घर वापस कैसे आए या किस तरह से हम स्थिति को संभाल दें। तो ये एक डर तो लोगों के मन में है लालचंद। लोगों के मन के डर को कम करने के लिए, सुरक्षा के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह केंद्रीय बलों की तैनाती की बात कही है, मुर्शिदाबाद में तैनाती की भी कही है प्रसेनजीदा। तो जिस तरह की खबरें अभी आप बांगर से बता रहे हैं, ऐसे में केंद्रीय बलों की और जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे ही तो सीआरपीएफ को अलर्ट करके रखा गया है और बताया जा रहा है कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट का भी सीआरपीएफ को अलर्ट करके रखा गया है। और कोर्ट ने ये बता दिया है कि सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, जहां पे भी लगे कि यहाँ पे स्थिति काबू में नहीं है, सरकार का ये पूरा खुला छूट दिया गया अदालत की तरफ से कि आप वहां पे सीआरपीएफ बुला सकते हैं। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि पहले हमारी ये जो सरकार है, ये हर चीजों में डिनायल मोड में रहती है। पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ स्थिति काबू से बाहर है, तो पहले स्वीकार करे, उसके बाद तो सीएपीएफ का बुलाना, सीएपीएफ को बुलाना और उसको सीएपीएफ को तैनात करना। लेकिन ये डिनायल मोड से पहले दिन से 2011 से कुछ भी होता है तो डिनायल मोड, सब कुछ वाम मोर्चे की ये है और अभी सब कुछ केंद्रीय सरकार और बीजेपी का ये, माने ममता बनर्जी का मुश्किल इस बात का है कि उन्होंने
एक स्ट्रीट फाइटिंग का जो थोड़ा बहुत ग्लोरीफाई करके हम लोग सिखाते थे उनको। प्रॉब्लम इस बात की है कि वो सरकार चलाने के बावजूद भी उनके सामने एक स्ट्रीट फाइटिंग का इमेज रहना जरूरी है। उनको पता नहीं है कि सरकार कैसे चलाना चाहिए। पहला 5 साल उन्होंने वाम मोर्चे का खिलाफ अपना मोर्चा खोल के रखे थे। बाद में 5 साल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे थे। 2021 के बाद उनका मोर्चा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और एनआईए के खिलाफ है। तो उनको सामने किसी का विरोध करने के लिए किसी को चाहिए। तो अभी वाकफ उनका सामने एक जरिया है जिसका विरोध करके वो अपना जो सो कॉल्ड स्ट्रीट फाइटिंग कैरेक्टर है उसे कायम रखना चाहती है। शी डजंट नो हाउ टू रन अ गवर्नमेंट। जिस तरह आपने कहा कि डिनायल मोड में सरकार है और ये डिनायल मोड जो है इसकी पोल ना खुले, इसके लिए जरूरी है कि जो पत्रकार जगह जगह से खबरें ला करके इस डिनायल मोड को चुनौती देते हैं, उसके सामने फैक्ट्स खड़े करते हैं। तो क्या ऐसा भी है पश्चिम बंगाल में कि बहुत सारी जगहों पर लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है, और अगर पहुंच होगी तो कई जगहों से इस तरह की खबरें आएंगी जिस तरह की खबरों पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं? प्रसेनजीत दा, बिल्कुल है। आज भी धुलियन की कई अंदर की गांव से मेरे पास खबर है, लेकिन पुष्टि नहीं है क्योंकि वहां पे हम आदमी भेज नहीं पा रहा है। क्योंकि भेजने के लिए थोड़ा बहुत जो हमें सिक्योरिटी चाहिए वो पुलिस देने के लिए तैयार नहीं है। और एक बात समझ लीजिए कि कोर्ट का ऑर्डर ऐसा है कि स्थानीय पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस उनकी तरफ से जब बुलाया जाएगा तभी उसी जगह पर सीएपीएफ तैनात किया जाएगा, और जिस तरह से पुलिस की तरफ से बताया जाएगा उसी तरह से ये लोग काम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ अपने मर्जी पर, अगर अपने नेटवर्क पर उनके पास कुछ खबर आए और उस खबर के हिसाब से वो पूछ कर जाए, ऐसा वो कर नहीं पाएंगे। तो ये एक मुश्किल है। तो किसी डिनायल मोड में रहने वाली किसी सरकार के पास से जब तक उस डिनायल मोड से उनको एक्सेप्ट मोड पर नहीं लाया जाए तो ये स्थिति को काबू करना काफी मुश्किल है। ठीक है, कुछ तस्वीरें हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं प्रसेनजीत दा, जो आज के झड़प की तस्वीरें हैं। लेकिन क्या ये जो झड़प है, जैसा कि समझ में आ रहा है कि ये सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच की झड़प है, इसमें कहीं से कोई दूसरा समुदाय नहीं है? नहीं, कोई दूसरा समुदाय का बात नहीं है। जिसे दंगा बोलने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी वो दंगा नहीं है। दंगा 2 समुदाय के बीच होता है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से एक तरफा है, कोई कुछ नहीं है, कोई दूसरा समुदाय इसमें है ही नहीं। ना सूती में, ना धुलियान में, ना मोथाबारी में पहले या बाद में शमशेरगंज में किसी जगह पे दूसरा कोई तत्व यहाँ पे नहीं है, एक तरफा है। जिस तरह से तस्वीरें अभी हम देख पा रहे हैं कि जो पुलिस बल है वो वहां इकट्ठे हुए युवाओं को समझाने बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि समझाने बुझाने से ये बात बनी नहीं। इसीलिए पुलिस ने क्या कोई बल प्रयोग भी किया है क्या? हाँ, देखिए, इन लोगों के ऊपर बल प्रयोग करने की पहले हेडक्वार्टर से हमारे यहाँ पे कहला जाता है कि 14th फ्लोर 14 मंजिल से इन परमिशन लाना बहुत जरूरी है। 14 मंजिल वो है जो नया सेक्रेटेरिएट बने हैं, उसका 14th फ्लोर में सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस है। तो हमारे यहाँ पे मजाक में कहला जाता है कि इन समुदाय के लोगों के ऊपर बल प्रयोग करने की पहले 14th फ्लोर से क्लियरेंस आना जरूरी है। शायद जब समझाने बुझाने की काम चल रहा था तब 14th फ्लोर से क्लियरेंस नहीं आया था, और जब आया तब इस रास्ते को खाली करना जरूरी समझा पुलिस ने, और थोड़ा बहुत बल प्रयोग करके इनको रास्ता खाली कराने की कोशिश किया गया है। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये एक सड़क है जो शायद कोलकाता को कहीं ना कहीं से कनेक्ट करती है। प्रसेनजीत दा, आप शायद बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताइए कि ये कौन सी सड़क है जो कोलकाता से कौन सी शहर को कनेक्ट करती है, जिसको इन लोगों ने जाम करने की कोशिश की? ये जो रास्ता है ये कोलकाता की साइंस सिटी जो है, आजकल कोलकाता की जो एक मेमोरियल बिल्डिंग बन गया है, आईटीसी का एक होटल है, आईटीसी रॉयल बंगाल बोल के, उनकी इस जगह की सामने से बासंती रोड, बासंती सुंदरबन की एक जगह है, और सुंदरबन को कोलकाता से कनेक्ट करना, संदेशखाली को कोलकाता से कनेक्ट करना, शायद संदेशखाली बोलने से लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सारे की सारे जो जगह है, इस जगह को कोलकाता से, इन लोगों का जिंदगी कोलकाता के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये शाम को यहाँ से हजारों लोग वापस
अपने घर पहुंचता है इसी रास्ता को पकड़ के, एक ही रास्ता है जी। इस रास्ता को खाली रखना काफी जरूरी है। और जो लोग वापस जाते हैं वो उसी समुदाय की है जिस समुदाय ने वहां पे रोक के रखा था, क्योंकि यहाँ की 80% पॉपुलेशन इसी समुदाय की है, जो समुदाय तथाकथित वाकफ को लेके पूरे बंगाल में अभी इस तरह की हंगामा मचा के रखा है। तो इन अपने समुदाय के लोगों को वापस करना ये भी ममता बनर्जी का जरूरी एक काम है, तो इसके लिए किसी ना किसी तरह वो रास्ता खाली कराना जरूरी था जी। इसीलिए शायद कोलकाता पुलिस ने ये एक्शन भी लिया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और प्रसेनजीत दा ने तमाम जो जानकारी है वो दिए, अपडेट दिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा। चाहे जितना भी डिनाइल मोड रहे, खबरें आएगी तो हम तो दिखाएंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 5 की पंचायत में बात करेंगे कि क्या कुछ कर्नाटक की जाति गणना रिपोर्ट को लेकर बड़े बड़े सवाल उठे हैं, उस पर बात करेंगे, उस पर पंचायत करेंगे। अभी ब्रेक। Assam tea and the culture around it is so unique and integral to the identity of Assam that we can't even think of Assam without tea. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। 5 की पंचायत में एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने पैनल की तरफ। और जैसा कि आज की जो पंचायत हम कर रहे हैं वो संविधान की धज्जियां उड़ाकर तुष्टीकरण पर कर रहे हैं, और ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही है जो अभी आप ब्रेकिंग न्यूज में देख रहे थे। जो खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं इन दिनों, वो भी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ही है, उसी की परिणति है, उसी तुष्टीकरण पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। विजय जी अपनी बात पहले पूरी कर लें, फिर धनंजय जी के पास और डीके दुबे जी के पास। देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं देश भर के मुसलमानों से एक आग्रह करना चाहता हूं कि वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हुई है वो संविधान के मुताबिक हुई है और देश की संसद में हुई है। इसलिए अगर उन्हें इसका कोई विरोध करना है तो सुप्रीम कोर्ट में करें या शांतिपूर्वक किसी प्रदर्शन से करें। किसी भी तरह की हिंसा निश्चित तौर पर देश के लिए खतरनाक है, देश की प्रगति में बाधक है। उससे मुस्लिमों का राष्ट्रवाद भी खतरे में आ जाएगा। उनकी जो इस देश के प्रति देशभक्ति है उस पर भी सवालिया निशान। अच्छी बात, अच्छी बात। उन्हें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। स्वागत योग्य बयान। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल की हिंसा की जहां तक बात है तो इसके 2 ही कारण हैं कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी या तो केंद्र की भाजपा सरकार से मिली हुई है और जानबूझकर इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आपको ये सूट करेगा, बयान दिया था, आपको ये बयान सूट करेगा। लेकिन विजय जी हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तो तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा दिखाई पड़ रही है, उसी तरह का तो कर्नाटक में आपने शुरू कर दिया है। सुनिए ना, आप वो कह रहे हैं जो आप देख रहे हैं। हमारा राजनीतिक नजरिया है और हमारा नजरिया ये कहता है कि जब ममता बनर्जी ने दावा ठोक ही दिया था कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी, तो मुस्लिमों को सड़क पर आने की क्या जरूरत थी, कि दंगा बलवा करने की क्या जरूरत थी। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। इंडी गठबंधन की सहयोगी है वो। ये नहीं, वो सहयोगी है या नहीं वो एक अलग मैटर है, लेकिन वहां जो हिंसा हो रही है उसका फायदा भाजपा को मिलना तय है। यानी कि भाजपा अभी से 2029 की लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, आपको लगता है कि भाजपा को फायदा मिल रहा है और टीएमसी ये फायदा पहुंचा रही है। फिर तो लाल सिंह जी एक चीज और सुन लीजिए, बोल दीजिए। अधिवेशन में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारे ऊपर चाहे मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगे, चाहे कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बताया जाए, हम जिन नीतियों पर चल रहे हैं हम उन पर चलते रहेंगे और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारी पार्टी ये समझती है कि मुस्लिमों को और ज्यादा अधिकार मिलने बड़ी अच्छी बात है, और ज्यादा मदद बड़ी अच्छी बात है। फिर संविधान की कॉपी नहीं लहरानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। फिर ये सीना ठोक कर कहना चाहिए कि हम बाबा साहब के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण करेंगे। सीना ठोक कर कहिए फिर लोगों के सामने। मैं लौटता हूं आपके पास। धनंजय जी ये कह रहे, देखिए ये जितनी चीजें हो रही हैं, चाहे कर्नाटक में हो, पश्चिम बंगाल में हो, फायदा तो धनंजय जी की पार्टी को पहुंच जाता है। लालचंद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती है, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हमें कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस खतरे की तरफ पहले आगाह किया था, साफ साफ शब्दों में कहा, हमने सुनवाया वो। जी बिल्कुल, मैं उसी बता रहा हूं कि कांग्रेस किसी की नहीं है, किसी के हित की नहीं है। वो चाहे सरिया हो या संविधान, हिंदू हो या मुसलमान,
किसी के पक्ष की नहीं है। कांग्रेस को आपने देखा उनके मंत्री क्या कह रहे हैं, उनके सहयोगी मंत्री, कि हमारे हृदय में सरिया है, भले हाथ में संविधान है। उसी तरह से कांग्रेस के सर पे हाथी के दांत है, दिखाने की और खाने की और, हाथ में संविधान है लेकिन उस पर जरा सा भी एतबार नहीं है और उस पर एतमाद करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पहले तुष्टीकरण का तड़का लगता था, अब तगमा लेने की होड़ बची हुई है। वो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे छोटे क्षेत्रीय दल हो, उनमें इस बात की रेस लगी हुई है कि कौन मुल्क के ऊपर मुसलमान, तू मान ना या मान, तू है मेरा मुसलमान। मुसलमान का वोट लेने के लिए, जैसा कि समीर चौहान जी बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई आप प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी चला देते, संसाधनों बिल्कुल वो बयान सबके नॉलेज में है, वो बयान है सबके नॉलेज में, इसीलिए हमने लिया नहीं आज। हाँ, राहुल गांधी जी ने विजय कौशिक जी ने राहुल गांधी की बात कह दी कि भाई राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आप मान भी लें कि हाँ कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने, इन लोगों ने 75 साल तक आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में दलितों का आरक्षण नहीं लेने दिया, AMU, जामिया मिलिया सब में खत्म कर दिया। इसके अलावा बाबा साहब की जन्म जयंती, बाबा साहब ने अपने किताब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में लिखा है कि मैंने नेहरू जी को अनेकों बार, सैकड़ों बार दलितों को उत्थान की बात की, लेकिन नेहरू को किसकी कोई चिंता नहीं, वो मुसलमानों के हित से बाहर कुछ नहीं सोचते हैं। एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू से लेकर के आज प्रेजेंट में जो जातिगत जनगणना कराएंगे लेकिन अपनी जाति नहीं बताएंगे, वंश बदल गई, जात बदल गई, अब पूछे हैं बताते हैं गोत्र, दादा लेटे कमर में सिमेट्री में यही इलाहाबाद में, जनेऊ पहने पौत्र, वो अपनी जाति नहीं बताएंगे और जातिगत जनगणना देश भर में घूम घूम के कहेंगे जातिगत जनगणना कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि खुल करके स्टैंड लीजिए। फिर बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लास्ट बात, जोड़िए। हाँ, अहमद पटेल के साथ राहुल गांधी जब गए थे वहां मंदिर में सोमनाथ में, तो उन्होंने गैर हिंदू रजिस्टर मंगा के खुद से दस्तखत किया था। यानी कि वो हिंदू स्वयं नहीं है, इस बात की तस्दीक किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने खुद की थी करके। और ये हिंदुस्तान की आवाम है जो उन्हें अभी तक उनको बर्दाश्त किए जा रही है। लेकिन आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। जो कांग्रेस ने जो आग लगाई है तुष्टीकरण की, क्षेत्रीय दल उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लौटता हूं मैं जरा डीके दुबे जी को, आज खास तौर पर इसलिए हमने कहा डीके दुबे जी को जोड़ने के लिए, क्योंकि डीके दुबे जी, ये जो एक रास्ता निकाला गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं थी, लेकिन ये जो 2B का रास्ता, घुसपैठ जैसे होता है ना देश में, वैसे जो ये लिस्ट में घुसपैठ का रास्ता निकाला गया, तोड़ निकाला गया है, ये कानूनी मेरिट इसका क्या है? जरा आपके जरिए हम ये समझना चाहते हैं और दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। लालचंद जी, जब भी हम किसी कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में जाते हैं कि उस समय जब ये प्रावधान बनाया गया तो उस समय दिमाग में उनके क्या था, वो क्या करना चाहते थे। ठीक, 14 अक्टूबर सन 1949 को आर्टिकल 335 जो आज का है, उस समय 296 हुआ करता था, उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने रखा और ये कहते हुए रखा कि सर्विसेज में जो एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है उसकी एक सीमा होनी चाहिए, देश की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी कमजोर नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान नया डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रपोज किया अपनी तरफ से। नजीरुद्दीन अहमद उस समय खड़े हुए, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और उन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटी की रिजर्वेशन का क्या, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन के विषय में मैंने डॉक्टर अम्बेडकर, ये उनका स्टेटमेंट है खुद का, नजीरुद्दीन अहमद का, उन्होंने कहा कि मैंने डॉक्टर अम्बेडकर से बात की, उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि तुम आरक्षण का विषय समझ ही नहीं पाए हो। वो कहते हैं कि मैंने टीटी कृष्णाचारी से बात की, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति टीटी कृष्णाचारी हुआ करते थे। तो कृष्णाचारी साहब से उन्होंने कहा, तो कृष्णाचारी साहब ने कहा कि तुम्हें 2 दिन समझाते हो गए, तुम 2 दिन में नहीं समझ पाए तो तुम 2 महीने और 2 साल में भी नहीं समझ पाओगे कि आरक्षण की भला क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, पिछड़ों दलितों को हम क्या करना चाहते हैं। फिर ये भाषण जब देने लगे तो एक गोपाल स्वामी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ संविधान संशोधन लेकर आए हो या भाषण देने आए हो माइनॉरिटी का? अरे भाई पाकिस्तान बन चुका है, अब यहाँ माइनॉरिटी के या इसके रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन की बात भी नहीं सोची जा सकती। ये रिलीजन के नाम से आप लाए कहां से? लेकिन फिर भी नजीरुद्दीन अहमद ने वो प्रपोजल रख दिया, अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट पर जब भी कोई अमेंडमेंट रखा जाता तो सबसे पहले चेयरमैन पूछता था, जो ड्राफ्ट रखने वाले हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर से उन्होंने पूछा भाई आप क्या कहते हो इस पर? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा सिंपल नो। ठीक, ये स्वीकार ही नहीं हो सकता कि भारत में रिलीजन के नाम से रिजर्वेशन का विचार भी नहीं लाया जा सकता।
जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कह दिया और सदन लगातार ये कह रहा था, सदन के एक एक सदस्य खड़े होकर कह रहे थे कि ये फालतू की बातें क्या कर रहे हो नजीरुद्दीन अहमद से, ये कह क्या रहे हो, जब सब कुछ हो चुका भैया, अब ये रिजर्वेशन तो केवल गरीबों उत्थानों उनके उत्थान के लिए लाया गया है। तब वो प्रस्ताव पर वोटिंग की बात नजीरुद्दीन अहमद ने की कि हम इस पर वोटिंग करवाएंगे, लेकिन वो वोटिंग, चूंकि वहां कोई तैयार ही नहीं था, पूरी असेंबली तैयार नहीं थी, वो अकेले 2-3 लोग थे जो इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, पूरी असेंबली तैयार नहीं थी, वो विषय आगे बढ़ा नहीं। अब जब हम जेनेसिस की बात करते हैं तो जेनेसिस में डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट और उस समय के सदस्यों का स्टेटमेंट ये साफ कहता है कि रिजर्वेशन का बीज भी नहीं रखा जा सकता धार्मिक आधार पर, रिलीजन के आधार पर। तो अब ये जो रास्ता निकाला है प्रेमा फसाए, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अवैधानिक है, इसका विचार ही नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इस मामले में ये मामला सुप्रीम कोर्ट 2B का जाएगा ही जाएगा, और गया भी है, पहले भी इससे जुड़े हुए, चाहे आंध्र प्रदेश से मामला हो, महाराष्ट्र से मामला हो, गया है सुप्रीम कोर्ट तक। लेकिन ये जो 2B का तोड़ है DK दुबे जी, चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने निकाला हो या फिर कर्नाटक में कांग्रेस ने निकाला हो, ये वहां जाकर के क्या टिक पाएगा? अरे भाई, अभी ममता बनर्जी वाला तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज हुआ था ना। सुप्रीम कोर्ट में उस समय के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा तुम्हारे पास कोई डेटा है, इसका आधार क्या है मुझे बताइए। तो सरकार ने कहा कि हम आधार आपको देंगे। अभी हफ्ते भर पुरानी बात है कि सिब्बल साहब खड़े हुए तो आज के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई हमने आपसे डेटा मांगा था, ठीक है, आपने ये जो OBC इसमें डाला है इसका आधार क्या है, क्या सोचकर किया? ठीक है। तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हम अपनी पिटीशन फिलहाल को यहां पर मुझे रोकना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर थे। तो हरियाणा यात्रा के दौरान आज एक दिल को छू लेने वाला लम्हा आया। PM कैथल में रामपाल कश्यप से मिले। रामपाल कश्यप ने 14 साल पहले प्रण लिया था कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और वो PM से नहीं मिल लेते हैं तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। तो PM ने उनसे मुलाकात की और उनकी इच्छा पूरी की। इसके बाद रामपाल कश्यप जी ने जूते पहने। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर तुम्हें ऐसा करना नहीं है। नहीं, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी निकाल दिया आपके समझ में। अभी पक्का था आपके बदले। अरे भाई, आपने ऐसा क्यों कर दिया? अच्छा, सारी उम्र ही रहेगा, मोदी जी के सामने ही मैं अपने पाँव 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर तुम्हें ऐसा करना नहीं है। नहीं, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। चलिए, जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी निकाल दिया आपके समझ में। अभी पक्का था आपके बदले। क्यों कर दिया? अच्छा,
सारी उम्र ही रहेगा, मोदी जी के सामने ही मैं अपने गाँव में 14 साल हो गए। तो आज हम तुमको जूता पहना रहे हैं, लेकिन बाद में फिर तुम्हें ऐसा करना नहीं है। नहीं, कभी नहीं। काम करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने आप को करते रहना। ठीक से आ गया? हाँ। जूते पहनते रहना। मैंने सोचा भी निकाल दिया आपके समय में। अभी पक्का था आपके बदले। कितना भावपूर्ण क्षण, कितना भावनात्मक पल। और मैं जानता हूं कि जो इकोसिस्टम है इस पर मीम बना के सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन भावना को इस तरह से आप नहीं कर सकते। विजय जी हंस भी रहे हैं। खैर चलिए मुद्दे पर। डीके दुबे जी जरा बात पूरी कीजिए कि ये 2B जो एक जिसे कहते हैं नुस्खा निकाला है, ये 2B टिक पाएगा सुप्रीम कोर्ट में? मैं आपको बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार जो हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया था उसके खिलाफ गई थी। और अभी हफ्ता भर पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये बताइए कि ये धार्मिक रिजर्वेशन का आधार क्या है आपके पास, तो सरकार ने कहा कि हम अपना नोट प्रेस कर रहे हैं, मामले को वापस ले रहे हैं और हम इस पर होमवर्क करके दोबारा आएंगे। ठीक है। और ऐसे करके वो पिटीशन डिसमिस हुई। आप सोच लीजिए कि इन सरकारों के पास कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये वैलिड नहीं है। और कोर्ट जब पूछ रहा है, स्टे कर रहा है, नीचे का कोर्ट ऊपर का कोर्ट पूछ रहा है, तो उसका जवाब तक सरकार के पास। ठीक है डीके दुबे जी आप कह रहे हैं आधार नहीं है। विजय जी की पार्टी के तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जब आएंगे और फिर से आएंगे तो आधार बना देंगे। उन्होंने कहा संविधान में बदलाव होते रहते हैं, कर देंगे बदलाव। डंके की चोट पे कह रहे हैं। विजय जी खाली ऐसे इसको 2B को उछाल रहे हैं कि लड़िएगा बिल्कुल, और जो डीके शिव कुमार ने कहा था संविधान भी बदल देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं मोदी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं जो हंसा था उसके पीछे ये कारण था कि एक व्यक्ति ने 12 साल से जूते नहीं पहने तो मोदी जी उन्हें जूते पहना रहे थे, तो हमें भी अब कुर्सी पर बैठे बैठे मजाक नहीं उड़ाइए। आपके हरियाणा के हैं, आपके हरियाणा के ही हैं जो इतनी श्रद्धा के साथ 14 साल तक जिन्होंने जूता नहीं पहना है। खैर जल्दी से टिप्पणी कीजिए। डीके शिव कुमार के लाइन पर चल करके संविधान संशोधन तक जाइएगा, संविधान बदलने तक। जहां तक डीके शिव कुमार जी की बात है, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। जी, देश के संविधान में इस बात की व्यवस्था है कि अगर किसी कानून को लेकर कोई दिक्कत है, देश की संसद उसमें बदलाव ला सकती है। ठीक है, लाइए, खोल के कहिए, खोल के कहिए, फिर संविधान बदलने का मुद्दा मत बनाइए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डीके दुबे जी, विजय कौशिक जी। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों बातें तो नहीं चलेंगी। या तो आप संविधान पर जो कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़, उसका आरोप लगाना बंद कीजिए और कहिए कि हाँ हम कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा कि दूसरे के ऊपर आरोप लगाया, खुद 2B के जरिए घुसपैठ कर रहे हैं। फिलहाल आज 5 की पंचायत में इतना ही। नमस्कार।